हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज देखेंगे हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 71 पीटी एग्जाम होगा ना, उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। ओके, तो ये जो आप सामने स्क्रीन पे थंबनेल देख रहे हैं ना, इसमें जो है आपको मेंस के स्टडी दिए जाएंगे, मतलब मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बिहार के एग्जामों में पूछे गए हैं, जो कि आपकी यूपी पीसीएस का मेंस में पूछा गया है और यूपीएससी का एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो तीनों को कंबाइन करके सारी पीवाईक्यू करवाएंगे आपको, करीब 4 से 5 सालों का। और इसमें जो है ना 150 से 200 के लगभग प्रश्न होंगे। हम मेंस की बात कर रहे हैं। ओके, पीटी पे बात करेंगे थोड़ी देर में। ये हो गया। साथ में ये बता दें आपको, जितने भी जनसत्ता न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ से कि मेंस के प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, उसको जो यहाँ पे कवर किया जाता है। लगभग जो है ना 17 क्लास कंप्लीट हो चुका है, 17 पीडीएफ जो है सेंड किए जा चुके हैं। ओके, आज हमारा 18 क्लास होगा, 18वां। ठीक है, तो कभी भी समय मिलते ही उसको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको ये बता दें, ये तो हो गया मेंस की बात। ठीक है, और आज से जो है ना आपको आप वीडियो पे देखेंगे, इसमें जो है ना पीटी के कंटेंट, पीटी को ध्यान में रखते हुए ना कंटेंट तैयारी किया गया है। आप देखोगे यहाँ पे, तो नीति निर्देशक तत्व से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि आपकी न्यूज़ में रहता है, न्यूज़पेपर में रहता है, और आपके किताबों से जो है इसको बनाया गया है, कलेक्ट करके डाटा को, जो कि बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट करता है। ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 2 पॉलिटी का और बीपीएससी 7 पीटी को फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है? प्रीलिम्स को फोकस करेंगे हम लोग। और आज का टॉपिक में क्या रहेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इससे तमाम फैक्ट को देख लेंगे हम लोग, जो एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट करता है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत है। तो क्या पॉसिबल है एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट को आप कवर कर पाएँ? आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले क्या चाहिए हमें? रिवीज़न चाहिए। इम्पोर्टेंट वो फैक्ट चाहिए जो एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट करता है, बार-बार पूछता है उसको। लेकिन हम लोग रिवीज़न नहीं करते हैं ना, तो जाना-पहचाना क्वेश्चन भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना, जो समस्याएँ हैं, उसको निजात पाने के लिए हमने जो है लगभग हर टॉपिक से 30 से 40 जो है ना फैक्ट को कलेक्ट किया है और आपके समक्ष रखा है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, अगर पसंद आएगा तब। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले जो है ना पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू ले लें, एक नज़र में हम चीज़ों को ध्यान रख लें, ठीक है? तो आप लोग जो है ना लगभग कट ऑफ को पार कर लीजिएगा। लगभग आप 95 से 100 नंबर को आप लेके आ जाइएगा, ठीक है? अगर इस जो मटेरियल को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको आप पढ़ेंगे तो। और मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो 943035 और 7042 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेंस का अलग अलग है, मेंस का 499 है, और आपका ठीक है ना, वो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। ओके, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्या है हमारा टॉपिक? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछे जाते हैं। कम से कम 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, इसके बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, हमारे देश में जो शासन होता है ना, जो सरकार के द्वारा शासन होता है, तो जो नीतियाँ बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है ना, तो उसमें कुछ जो है ना सिद्धांतों को लागू करना जो है ना, अ, दिशा निर्देश दिया गया है हमारे संविधान के तहत, कि आप जो भी नीति बनाओगे, जो भी योजनाएँ बनाओगे, तो इस नीति को, इस सिद्धांत को फोकस कीजिएगा, इसका उल्लंघन ना हो पाए। तो कोई भी सरकार इसका उल्लंघन नहीं करती है। उसको भी पता है सरकार कि अगर उल्लंघन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वोटिंग आएगा, वोटिंग के समय चुनाव होगा तो हम हार जाएँगे। तो इसलिए कोई भी सरकार इस तरह की सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर पाती है। ये था चीज़। अगर आपके मन में होगा कि नीति निर्देशक तत्व हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे संविधान में क्यों है? तो आपको ये बता दें कि जो भी सरकार नीति निर्माण या योजनाएँ बनाती है, तो इन सिद्धांतों को लागू करती है। क्योंकि हमारा जो संविधान है, का जो नीति निर्देशक तत्व का जो मुख्य उद्देश्य है ना, लोक कल्याणकारी है, पब्लिक वेलफेयर है। सबसे पहला टॉपिक यही है यहाँ पे, कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं? इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, आयरलैंड से। आयर ठीक है? आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं हम लोग। ये फैक्ट को याद रखिएगा। भाग 4 में जो है ना आपको, भाग 4 में आपको जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए, ये सब फैक्ट को हम इसलिए नहीं लिए ना, क्योंकि आपको पता होगा ये सब। हम वो चीज़ को ले रहे हैं जो कि बहुत इग्नोर करते हैं और एग्ज़ाम में वही पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी के बारे में आप बात करोगे, ठीक है? फिर यहाँ पर बात करेंगे कि
नीति निर्देशक तत्व जो है ना किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 4 में। इस फैक्ट को आप याद कर लोगे। बस इतना ही याद करना आपको, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ओके, एग्ज़ाम में आप अगर इतना याद करोगे ना तो बीपीएससी, यूपीपीसी सब निकाल लो। एक तरफ जो है ना प्रोविज़न देगा और दूसरा उसका पार्ट दे देता है, मैचिंग करने के लिए पूछता है। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करोगे कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, तो आप बताओगे हाँ, क्योंकि कल्याणकारी राज्य का जो संकल्पना है, वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल या राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखोगे जो नीति निर्देशक तत्व है ना, शासन का क्या है मूलधन, जो हमने अभी डिस्कस किया। कोई भी सरकार जो है ना नीति निर्माण करती है, योजना बनाती है, तो इन सिद्धांतों को लागू करती है और निश्चित रूप से विधि बनाने में इन सिद्धांतों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये घोषणा किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 37। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी जो है ना गवर्नमेंट का 11 साल हो गया है, केंद्र की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की क्वेश्चन को फ्रेम करने की चांसेस बढ़ेगा। क्योंकि अभी आप देखोगे इलेक्शन आने वाला है बिहार में, अक्टूबर-नवंबर में। तो इलेक्शन जब आएगा तो जो पार्टियाँ होती है वो जनता के पास जाएगी वोट माँगने के लिए, ठीक है? तो जो सिद्धांत है उसको लागू करना अपनी नीतियों में, ये कर्तव्य है, आर्टिकल 37 में ये बात किया गया है। एकदम सिंपल तरीके से पढ़ना आप लोग को। देखिए, यहाँ पे बात किया गया है कि किस आर्टिकल में निर्देशक तत्वों को मूल मंत्र या मर्म माना जाता है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, एक आदर्श है, तो हमें अपने सरकार को गवर्न करने के लिए, इन नीतियों को पालन करने के लिए, इन निर्देशों को हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो ये जो मूल मंत्र है ना आर्टिकल 38 में कहा गया है। अब आपको बता दें यहाँ पे कि मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट है, मेरा वायलेशन हो गया और हमको कोर्ट जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो कोर्ट क्या करती है ना गरीब आदमियों को फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करती है। आर्टिकल 39 ए आप याद रखेंगे। ओके, 30 आर्टिकल 39 ए में जो है ना भाग 4 में ये सुविधा प्रदान किया गया है गरीब लोगों को। अब आते हैं हम लोग 44 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य जो है ना विशेषता आय की जो असमानता है को कम करने का प्रयास करिए, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 38 2 में लिखा हुआ है। क्योंकि आपने देखा ना कि इनकम को लेकर काफ़ी इनइक्वालिटी है। तो सरकार का प्रयास होता है कि इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना। ओके? आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूछा जाता है जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो इसको मूल अधिकार बोलते हैं, एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, फंडामेंटल राइट को जो है ना आप कोर्ट में क्या करोगे ना एनफोर्स कर पाओगे, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। सपोज़ कीजिए कोई आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो जो है उसको लागू नहीं किया गया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्योंकि ये क्या बोलते हैं ये इसको जो है ना कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो गया, तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, यही फ़र्क होता है। उसके बाद आपको पता ही है कि लोक कल्याणकारी के बारे में किस प्रोविज़न में बात किया गया है, तो राजकीय नीति निर्देशक तत्व। और ये सारे क्वेश्चन है ना आपकी यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में पूछा गया है, वहीं से मैंने इस फैक्ट को, डाटा को कलेक्ट किया है, ताकि आप जो है ना रिविज़न कर पाएँ। अब पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर इस कोर्स से जुड़ते हैं तो सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ वीडियो में भी, ऐसे डिस्कस कर देंगे हम लोग। देखिए आर्टिकल 43 में क्या मेंशन किया गया है? तो जो कुटीर कुटीर उद्योग है ना और जो मज़दूरी है, उसको बढ़ावा देने के लिए ना आर्टिकल 43 में प्रोविज़न किया गया है। जैसे कारखाना है, कारखाना में अभी क्या बात चलता है कि जो मज़दूर काम करते हैं ना, उनको एक न्यूनतम मज़दूरी मिलना चाहिए। जो हमारा कुटीर उद्योग है, जैसे हथकरघा हो गया, हैंडक्राफ्ट हो गया, उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो आर्टिकल 43 इम्पोर्टेंट है क्यों? आपको बता दें, भारत को जो है ना अब है ना हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि भारत का संकल्प है कि 2047 तक हमको क्या बनना है? विकसित भारत बनना है। तो विकसित भारत बनने के लिए भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। इसलिए आर्टिकल 43 इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, क्योंकि 44 में आपको पता है ना समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड के बारे में बात किया गया है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार दोहराया है कि सिविल कोड को लागू किया जाए या सरकार इस पे विचार करे। जो मामला है ना शाहबानो केस याद रखिएगा 1985 का, सरला मुद्दल केस 1995 और पादरी जान केस जो है ना 2003। ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है ये वाला। इसलिए मैंने इस फैक्ट को लिया है। ताकि आप बाकी देखिए नॉर्मल फैक्ट आपको भी याद होगा कि जो यहाँ पे डीपीएसपी है उसको आयरलैंड से लिए हैं,
वो कभी कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं होता है, मतलब आप उसको इन्फोर्स नहीं कर पाओगे। आर्टिकल 36 से लेकर 31 तक जो है ना अ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। ये सब पता होगा, लेकिन जो केस वगैरह है ना, उसको बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, हमारा जो आर्टिकल 45 है ना, उसमें जो है ना 6 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 46 याद रखिएगा, जो दुर्बल हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो एसटी, एससी में कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को ध्यान में रखने के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 47 याद रखिएगा कि पोषण पोषण की जो क्वालिटी होता है और जीवन स्तर को ऊँचा रखने के लिए लोक स्वास्थ्य की यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 में क्या बात किया गया है? देखिए, आपने न्यूज़ या वीडियो या रील्स वगैरह में आपने देखा ही होगा कि गौ हत्या बहुत ज़्यादा होता है। गौ रक्षक के द्वारा जो है ना गौ हत्याओं को रोका जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह का प्रावधान है, जैसे हमारे गाय, बछड़े, जो दुधारू पशु हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए आर्टिकल 48 ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं, जो स्थान होते हैं, जो वस्तु होती है, उनके संरक्षण करने का जो बात किया गया है ना आर्टिकल 49 में किया गया, बस कीवर्ड याद रखिएगा। देखिए, सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ याद रखना है। एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत कुछ याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप ना वो चीज़ों को ध्यान रखें जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, मैंने फैक्ट को कलेक्ट किया है। आर्टिकल 50 याद रखिएगा, जहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अभी आप न्यूज़पेपर में ही देखते हो कि इज़राइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, या तनाव की स्थिति हो गया। तो यहाँ पे जितने भी ग्लोबल लीडर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, वो अपील कर रहे हैं ना कि वैश्विक शांति शांति बना के रखा जाए। आपस में बात बात करके, संवाद करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ये जो युग है ना, युद्ध का युग नहीं है। तो आर्टिकल 51 भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है ना, एक तरफ आर्टिकल दे देगा, उसका प्रावधान दे देगा। बोलेगा मैच करके बताओ या कितना मैचिंग है पहले से। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ना, उसको ऐसा चेक कहा गया है, जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये बात किसने कहा? केटी शाह। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है। कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया है। ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान का आत्मा कहा है? तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, और ये आपका एम लक्ष्मीकांत से फैक्ट को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है? जब आप देखोगे एम लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट, माफ कीजिएगा डीपीएसपी, तो वहाँ पे ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा पहले ही पेज में। वहाँ से मैंने फैक्ट को कलेक्ट किया है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जाते हैं। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी। सबसे पहले इसके बारे में बता दें, देखिए, हमारे संविधान में ना फंडामेंटल राइट दिया गया है। अगर आप चाहते हैं इसका एन्जॉय करना, तो आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी निभाना होगा। लेकिन जो है ना, ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप जो है फंडामेंटल ड्यूटी निभाते नहीं हैं, तो आपको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये शुरू से संविधान में नहीं है। इसको भाग 4 का या ए में जोड़ा गया है। ठीक है? ये भी याद रखेंगे। कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42, ये बार-बार पूछता है 1976 में। ठीक है? बहुत बार पूछा गया है। फिर बात करेंगे कि जो मूल कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या उसको हम न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, किसी अनुच्छेद में बच्चे को जो एजुकेशन है, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को, और माता-पिता का कर्तव्य होगा या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे। 51 ए में लिखा हुआ है। आपको बता दें, शिक्षा पहले जो है ना, राज्य का विषय हुआ करता था, लेकिन उसको जो है कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, ये भी याद रखेंगे। कौन-सा संविधान संशोधन से? 42वां। 42वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस बार। क्योंकि देखिए, ये वाला मैंने क्यों लिया शिक्षा वाला को? इसलिए लिया ना कि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी 2020, बहुत न्यूज़ में चला था। मैंने अपने जनसत्ता न्यूज़पेपर में बहुत बार कवर किया उसको। इसलिए मैंने एजुकेशन को, और किस लिस्ट में है, कौन-सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया है, सारे को मैंने कवर किया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, तो हमारी मिली-जुली जो संस्कृति है या विरासत है, इसको संरक्षण करने का अ, जो अधिकार है, वो कहाँ मिलेगा हमको? मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य में बताया गया है 11 गो जो है मौलिक कर्तव्य है कि अपने संस्कृति है, विरासत है, उसको संरक्षण करना चाहिए। ये बात की गई है मौलिक कर्तव्य में।
फिर आपको बता दें यहाँ पे किस कमेटी की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर, इसको भी एम लक्ष्मीकांत से लिया गया है। एम लक्ष्मीकांत जो बुक है ना, वो जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं उनके लिए ये ऑथेंटिक बुक कहलाता है, ध्यान रखेंगे आप। मूल कर्तव्य को किस देश की संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। अभी रसिया यूक्रेन के वार चल रहा है ना, रसिया यूक्रेन, और रसिया न्यूज़ में आ रहा है। इस कारण से जो है ना मैंने इस फैक्ट को कलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से लिए हम लोग? फिर देख लीजिए मूल कर्तव्यों का जो को उल्लंघन करता है, वैसे दोषी व्यक्तियों को दंड की व्यवस्था कैसे की जा सकती है? तो संसद के द्वारा विधि बनाकर। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कोर्ट चले जाओगे, नहीं, कोर्ट में इसको नहीं मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि ये अ, न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते हो। लेकिन हाँ, संसद अगर कानून बना दी, तो ये सारी चीज़ जो मूल कर्तव्य हैं, ओके? तो उसको लागू किया जा सकता है। निम्न में से किस कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो विजया इमैनुअल बनाम केरल राज्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बहुत दिन से पूछा नहीं है एग्जाम में, और इस बार मुझे लगता है कि पूछ लेगा। फिर बात करेंगे राष्ट्रगान के प्रति आदर के लिए क्या आवश्यक है? आप आदर पूर्वक खड़े रहो। उसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखना, पालन करना। किस आर्टिकल में लिखा हुआ? 51 ए में लिखा हुआ है। टोटल कितने फंडामेंटल अ, ड्यूटी है? 11। ये फैक्ट बार-बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये सारे फैक्ट को मैंने डिस्कस कर दिया। समय कितना कि 16 मिनट हो गया। हम चीज़ों को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। एक बार आपको और ओवरव्यू दे देते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको जुड़ना है, ठीक है? मेंस के लिए तो है आपका अलग से चल रहा है कोर्स, है ना? तो उसमें 16 क्लास हो चुका है, 17 क्लास हो चुका है, और अगर जुड़ना चाहते हैं फटाक से जुड़िए। वहाँ पे किनको फ़ायदा होगा? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ, क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा? आपको बता देते हैं 110% फ़ायदा मिलेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ना टू द पॉइंट आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का, ओके? और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बता दिया जा रहा है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। सारा कुछ वहाँ पे डिटेल में बात किया जा रहा है। अगर यकीन नहीं आता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद ही आप एडमिशन लेना, ओके? और ये था पीटी, तो मेंस का था। पीटी में आपने कंटेंट देखा, अगर पसंद आता है, तो ऐसे इन चीज़ों को लिमिटेड, क्योंकि देखिए, आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते, अब आपके पास समय नहीं है। आप कम चीज़ों को बार-बार पढ़ेंगे, तो आपका बेहतर नंबर आ पाएगा। लेकिन आप 10 बुक के पीछे भागेंगे, तो जो नंबर बेहतर आ रहा था ना, वो कम जाएगा, क्योंकि ऐसा होता ही है, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, और कौन-सा बच गया? साइंस, हिस्ट्री, इतने सारे फैक्ट को कलेक्ट करना है आपको, ठीक है? तो अगर पसंद आता है आपको, तो अपना शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट तो बिल्कुल कीजिएगा, अगर नहीं भी आता है तब भी कीजिए। धन्यवाद।